हेलो दोस्तों। आज अपन लोग फीवर के बारे में समझते हैं। हम सभी लोगों को क्या लगता है कि फीवर एक बीमारी है, बट ये पूरी तरह से सही नहीं है। फीवर एक बीमारी नहीं है, ये एक प्रोटेक्टिव रिएक्शन है। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो उसको एक दो दिन बाद या एक दो घंटे बाद ही फीवर आ जाता है उसे। किसी को चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, उसे फीवर आ गया। या अम, अपने गांव में एक बहुत कॉमन चीज़ है, चेचक। बोलते हैं कि देवी माता निकल आई, माता निकल आई। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, फीवर आ जाता है। कभी किसी को सर्दी जुकाम हो, तभी फीवर आ जाता है। ये फीवर बीमारी नहीं है। ये फीवर इस वजह से आता है कि जो भी हमारे अंदर वायरस बैक्टीरिया गया है, उसको बॉडी समझती है कि हीट बढ़ा के उसे मार सकते हैं। इस वजह से फीवर आता है। समझते हैं इसके कॉज क्या है और भी क्या चीज़ें, सारी बातें समझते हैं आज फीवर के बारे में। भाई ये मैंने बताया कि ये फीवर एक डिसीज है। डिसीज नहीं है, फीवर एक डिसीज नहीं है। ये प्रोटेक्टिव रिएक्शन होती है। इसकी कॉज क्या है? इसके कुछ कॉज है। मेन कॉज क्या है? पायरोजीन्स। पायरोजीन्स क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। पायरोजीन्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी पायरोजीन्स में हमने कुछ चीज़ों को डाला है, जैसे कि ये भी दो टाइप का होता है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में हमने डाला है वायरस बैक्टीरिया को। जो भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, अगर उनकी वजह से फीवर आए, जैसे कि सर्दी जुकाम होता है, तो जो फीवर आता है उसको इन्फेक्शियस बोलेंगे। उनको इन्फेक्शियस पायरोजीन्स है, जिसकी वजह से वो फीवर आ रहा है। और टीबी हो गया या निमोनिया हो गया, बहुत सारे केसों में जो भी फीवर आता है वो प्राइमरी पायरोजीन्स बोलते हैं। और वहाँ भी यही रीजन होता है कि जो भी वायरस और बैक्टीरिया है, तो उसको हीट बढ़ा के उसको खत्म कर सके। हमारा बॉडी ऐसा सोचता है और वो इस वजह से फीवर आता है। नॉन इन्फेक्शियस में क्या आता है, कभी हमारा एक्सीडेंट हो गया, इंजरी वगैरह हो गई, या कई बार देखा होगा कि वैक्सीन जब लगती है, किसी भी टाइप की वैक्सीन लगवाते हैं, बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, तो उसमें फीवर आ जाता है। डॉक्टर लोग बोलते भी हैं कि एक दो घंटे धूप में मत निकलना है, या बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। वो बोलते हैं कि फीवर भी आ सकता है। तो वैक्सीन लगती है तब भी फीवर आता है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद कुछ अपने अंदर इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, और उस प्रोसेस की वजह से यहाँ पे फीवर आ जाता है। अब सेकेंडरी पायरोजीन्स के बारे में समझते हैं। सेकेंडरी पायरोजीन्स की होते हैं इंटरल्यूकन 1, इंटरल्यूकन 6 और इंटरफेरंस गामा। ये क्या होता है, जो अभी अपन ने प्राइमरी पढ़ा है ना, प्राइमरी जो कॉज है, मान लो कोई भी वायरस और बैक्टीरिया अपन की बॉडी में अंदर गया, तो जब भी वो कोई भी रिएक्शन करेगा, तो उस रिएक्शन के हम जानते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन इनके पास होगा, वायरस बैक्टीरिया के पास एंटीजन होगा, लेकिन अपनी बॉडी बाद में बनाना स्टार्ट करेगी इंटरल्यूकॉन्स को, इंटरल्यूकॉन्स 1, इंटरल्यूकॉन 6 एंड इंटरफेरॉन्स, ये सब बनाना स्टार्ट करेगी। अगर ये सब बन गए तो फीवर आना ही है। अगर इंटरल्यूकन 1 आ गया, इंटरल्यूकन 6 आ गया, या इंटरफेरॉन आ गया, तो फीवर आना ही आना होता है। मेनली कॉज ये, जो मेन कॉज फीवर का होता है ना, वो सेकेंडरी पायरोजीन्स होते हैं। और सेकेंडरी पायरोजीन्स कब होता है? सेकेंडरी पायरोजीन्स बनने का कॉज होता है प्राइमरी पायरोजीन्स, चाहे वो इन्फेक्शियस हो या नॉन इन्फेक्शियस हो। हम लोगों ने पायरोजीन्स के बारे में समझ लिया। अब हम प्रोसेस समझते हैं कि फीवर आगे कैसे बढ़ता है, फीवर की प्रोसेस क्या है, आने की प्रोसेस क्या है। हमने समझा था वहां पे कि प्राइमरी जो पायरोजीन्स होते हैं, उनकी वजह से सेकेंडरी पायरोजीन्स डेवलप होते हैं। सेकेंडरी पायरोजीन्स क्या करते हैं आगे चल के, जब सेकेंडरी पायरोजीन्स डेवलप होते हैं, तो वो कॉक्स एक्टिवेट करते हैं। कॉक्स एक एंजाइम है जिसे वो एक्टिवेट कर देते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, इसे एक्टिवेशन करते हैं। ये कॉक्स एक्टिवेट होते ही क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जनरेट हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट स्टार्ट होना हो जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक लोकल हार्मोन है, जो कि बॉडी में लगभग ज्यादातर सभी सेलों से ये रिलीज हो सकता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर जब प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होता है, ये 3 वर्क करता है अपने बॉडी में। एक तो पेन को एक्टिवेट कर देगा, अपन को पेन फील होगा। दूसरा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तीसरा, इन्फ्लामेशन। ये कभी कभी इन्फ्लामेशन भी कर देता है। जैसे कि कई बार हमने देखा होगा कि कुछ जगह पे चोट वगैरह लग जाए, तो वो सूजन आ जाती है वहां पे। जो वो सूजन होती है ना, सूजन, रेडनेस और पेन फील होता है, उसी प्रोसेस को इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो ये इन्फ्लामेशन भी प्रोस्टाग्लैंडिन करवाता है, टेम्परेचर भी बढ़वाता है और पेन भी होता है। इसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो फीवर हो गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फीवर होगा। और पेन भी होता है। तो ज्यादातर जब भी फीवर होते हैं ना, इसी वजह से हमें फीवर होता है, क्योंकि फीवर के साथ साथ पेन रिसेप्टर एक्टिवेट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन, इसकी वजह से हमें पेन भी होता है। अब हम जो
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन टेम्परेचर और पेन को स्टार्ट कर रहा है। अगर हम इसी को रोक दें, कहीं भी हम रोक दें, तो हमारा पेन भी बंद हो जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ना बंद हो जाएगा। और जो भी आजकल जो ट्रीटमेंट चलता है, जो भी टैबलेट्स हैं या जो भी ड्रग्स हैं, वो क्या करती हैं, कॉक्स कॉक्स को ही रोक देती हैं वो। पहले तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी पायरोजीन्स को ना आने दें, या अगर बॉडी में आ गए हैं तो हम उन्हें खत्म कर दें। उन्हें खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, अगर ये प्राइमरी पायरोजीन्स है तो वायरस बैक्टीरिया, उन्हें मारने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एंटीबायोटिक खिला सकते हैं। पहला तो ये एक तरीका है रोकने का, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं इन्हें। दूसरा, सेकेंडरी पायरोजिन डेवलप हो गए, इन्हें तो नहीं रोक सकते हैं। अब यहाँ पे डेवलप होने के बाद कॉक्स से एक्टिवेट हुआ ना, कॉक्स को हम रोक सकते हैं। कॉक्स को रोकना है, कॉक्स तो हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, पैरासीटामोल। कॉक्स भी 3 टाइप का होता है, कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3। लेकिन जो पैरासीटामोल होता है, पैरासीटामोल कॉक्स 3 पे वर्क करता है और इसे इनएक्टिव कर देता है, कॉक्स 3 को इनएक्टिव करता है, जो कि हाइपोथैलेमस के थ्रू टेम्परेचर को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। हाइपोथैलेमस के थ्रू टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पेन भी कम होता है, डिक्रीज पेन। इन्फ्लामेशन, इसका जो वर्क होता है ना, पैरासीटामोल का अगर इन्फ्लामेशन पे वर्क देखा जाए तो वो बहुत ही कम होता है, तो वेरी लेस एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग बोलते हैं इसे, वेरी पुअर इफेक्ट, वेरी पुअर इफेक्ट। हमने समझा था कॉक्स एक्टिवेशन कर दिया, जिसकी वजह से हमने इनिबिट कर दिया, पैरासीटामोल दिया, पैरासीटामोल ने क्या किया, कॉक्स 3 को इनिबिट किया। कॉक्स 3 इनिबिट होने की वजह से हाइपोथैलेमस के थ्रू सिग्नल जाता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, पेन रिसेप्टर का जो एक्टिवेशन हुआ था वो डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से पेन भी कम होता है। और एक और वर्क होता है इसका, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है बट बहुत ज्यादा लो होती है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं वेरी पुअर इफेक्ट ऑन इन्फ्लेमेशन। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बस अभी मैंने पैरासीटामोल के बारे में बताया, अगर यहाँ पे कई और ड्रग होती है, जैसे एस्पिरिन होती है, एस्पिरिन को अगर हम इस कंडीशन में देते हैं कि किसी को फीवर है और अगर हम एस्पिरिन दी तो वो ये तीनों वर्क को करेगी, पेन को भी कम करेगी, टेम्परेचर को भी कम करेगी, और इन्फ्लामेशन, उसका जो इफेक्ट है ना वो बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। मेटासिन हो गई या न्यूमुसिलेड हो गई, एसिक्लोफेनिक हो गई, और भी कई सारी ड्रग्स हैं जिनका इफेक्ट इन तीनों पे होता है। पैरासीटामोल का एक ऐसी ड्रग है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, ओनली फीवर के लिए यूज करते हैं उसे, इन्फ्लामेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। और अगर इन्फ्लामेशन के लिए कोई ड्रग देनी हो तो कॉर्टिसोल दे सकते हैं अपन, जिसमें बीटामेथासोन आ जाती है और प्रेडिसोलोन आ जाती है, बहुत सारी ड्रग होती हैं उनके लिए, वो हम दे सकते हैं इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट हम समझते हैं, ट्रीटमेंट समझ लिया अपन ने, मैकेनिज्म समझ ही लिया, कॉक्स 3 को इनिबिट करके करते हैं। हाँ, दूसरी चीज और, पैरासीटामोल के अलावा और जो ड्रग्स होती हैं, अगर हम एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन हमारी कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को ये इनिबिट करता है और इसका जो इफेक्ट होता है वो इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। पैरासीटामोल का तो रिवर्सिबल होता है, बट एस्पिरिन का इरिवर्सिबल होता है। और एस्पिरिन के बारे में जो मेडिकल स्टूडेंट है उन्हें पता होनी चाहिए, ये एंटीकोगुलेंट होती है, एंटीकोगुलेंट ब्लड को ये पतला करता है, और एंटीपायरेटिक होती है, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करता है। और भी होता है एंटी एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर के जैसे भी काम करता है। तो ये कुछ एस्पिरिन के वर्क होते हैं। अभी पैरासीटामोल के बारे में पूछ लिया जाए तो टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर को कम कर रहा है तो एंटीपायरेटिक, और पेन को कम कर रहा है तो एंटी एनाल्जेसिक, सब बोल सकते हैं। बाकी बहुत सारी ड्रग्स हैं, लेकिन अभी मैं इन दो ही के बारे में बता रहा हूँ। अब हम समझते हैं कि जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जो कि हम देख सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं। तो पहला है हार्ट रेट,
हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है। ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग हमारी बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मेटाबॉलिज्म, जब भी फीवर होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि हम ड्रग्स को क्यों यूज करते हैं। जब हमें पता है कि अभी मैंने बताया फीवर एक प्रोटेक्टिव रिएक्शन है, हमें हमारी बॉडी को बचाने के लिए ये रिएक्शन होती है, ये कोई डिसीज नहीं है, फिर भी हम ड्रग्स क्यों यूज करते हैं, एक बड़ा सवाल है ये। तो ड्रग्स इस वजह से यूज करते हैं, अगर फीवर लॉन्ग टर्म रहा, फीवर लॉन्ग टर्म रहेगा तो हमारी हार्ट रेट ज़्यादा होगी। हार्ट रेट अगर हमेशा ज़्यादा बढ़ी रहेगी तो किसके चांस है? हार्ट अटैक के, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, इस वजह से हम यूज करते हैं। दूसरा ब्रीथिंग, ब्रीथिंग उसकी बढ़ती जाएगी तो ब्रीथिंग पे भी इफेक्ट आएगा। और एक चीज़ और होती है, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी होती है, आरबीसी को वो तोड़ने लगेगा। हमारी आरबीसी और भी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि टूटने लगेंगी, ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा तो क्या हो जाएगा? हमें अनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जो कि हम मलेरिया होता है तो हम देखते भी हैं। लेकिन मलेरिया के केस में क्या होता है, फीवर का टेम्परेचर की वजह से आरबीसी नहीं टूटती है। उसका मेन कॉज ये होता है कि जो उसमें बैक्टीरिया होता है, मान लो फेल्सीपेरम हो गया, फेल्सीपेरम क्या करता है, उसको वो अटैक की आरबीसी पे करता है डायरेक्टिव, वो आरबीसी को ही तोड़ देता है, इस वजह से टूटती है, ना कि टेम्परेचर की वजह से। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म टेम्परेचर अपने बॉडी का इंक्रीज रहेगा तो वो आरबीसी टूटेंगी और हीमोग्लोबिन की कमी होगी। दूसरा, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से हम ड्रग्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं कि हमेशा ये सब तो होता ही होता है, हम ड्रग्स देते हैं, फीवर आया ड्रग्स दिया, फीवर आया ड्रग्स दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ इन्फेक्शन हो गए, जैसे कि एक होता है एक्जिमा, एक्जिमा एक स्किन का इन्फ्लामेशन है, स्किन इन्फ्लामेशन, डर्मेटाइटिस बोलते हैं इसे, डर्मेटाइटिस, ठीक है, स्पेलिंग वो जो हो गया वो हो गया। इसे इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। एक्जिमा के केस में अपन क्या करते हैं, पायरोथेरेपी देते हैं। पायरोथेरेपी का मतलब हुआ पायरोथेरेपी, पायरो मतलब जो भी कॉज थे जिसकी वजह से फीवर आ रहा था, थेरेपी मतलब उसे ट्रीटमेंट देना, तो पायरोथेरेपी देते हैं एक्जिमा के केस में। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये हमें एक्जिमा डिसीज में हेल्प करता है कि एक्जिमा कम हो जाए उससे। यही सब है फीवर के बारे में। और अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप बता सकते कमेंट में, मैं वो चीज़ भी बताऊंगा। थैंक यू।